कि भी राहुल गांधी अब नॉमिनेशन करेंगे, प्रियंका गांधी अब रायबरेली जाएंगी, क्या आपको लगता है कि दोनों हिम्मत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश जाने की? हमने कहा ना कि हमको सब सुन के लगता है ना कि इन लोगों को कोई कुआं में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस उनको जेएनयू का सुपरस्टार बताती है, भले ही आप रील और राजनीति की दुनिया के सुपरस्टार हैं। कांग्रेस के लिए देश विरोधी कार्य करने वाला तो वो सुपरस्टार है। तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कांग्रेस को, और इस तरह का घोषणा पत्र बना के लाई तो आपको तो फायदा होगा। नहीं, मैं तो उनकी सोच, अगर वो ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, लेकिन क्या मुद्दा लेके जाएंगे आप जनता के बीच में? ठीक है, आप केजरीवाल जी को बहुत सालों से जानते हैं, जेल में जाने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, या लगता है कि अगर किसी को उन्होंने अपनी कुर्सी दे दी तो दोबारा नहीं मिलेगी? उनकी मनस्थिति क्या हो रही है? वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं और पार्टियां वाले स्वीकार ही नहीं कर रहे। झगड़ा ये है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ वन इंडिया। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आनंद अपने चरम पर है। वैसे तो चुनाव पूरे देश में बहुत मज़े में चल रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर दिल्ली में जो चुनाव की सरगर्मियां हैं बहुत ज़ोरों पर हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो दिल्ली में दो कट्टर दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, और दूसरी वजह यह है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं। आप समझिए कि इन दोनों वजहों से चुनाव बहुत रोचक हो गया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे धर्म युद्ध कह रही है। इसके अलावा 2014, 2019 और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, मोदी जी ने उनको बिल्कुल बदल दिया, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी तक खूंटा गाड़ कर बैठे हैं। दोस्तों, उनका नाम तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनसे खुद पूछें। मनोज भाई, क्या वजह है कि आप खूंटा गाड़ कर बैठे हैं? आला कमान का ज़्यादा विश्वास है या कुछ ज़्यादा बड़ी क्वालिटी आपके अंदर है? अभी ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन धन्यवाद तो बनता है। शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी, शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी शीर्ष नेता, हमारे क्षेत्र के लोग, इन लोगों ने जो विश्वास जताया है उसके लिए धन्यवाद है। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप बिहार के रहने वाले हैं, और जो भी जहाँ का रहने वाला होता है उसे अपनी जन्मभूमि पर बहुत गर्व होता है। बिहार को लेकर एक कहावत है कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन कांग्रेस ने एक और बिहारी को मैदान में उतार दिया है, कन्हैया कुमार के रूप में। कैसे इसको लेते हैं? अब बिहार ने तो उनको एक्सेप्ट किया नहीं। हाँ, बिहार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पिछला चुनाव वो लड़े थे बेगूसराय से, जहां उनका गांव है असली, तो वहां से 4,26,000 के अंतर से वो हारे। तो बिहार का होना और बिहार के संस्कृति के अनुसार जीना, दोनों में बहुत अंतर हो। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनका कोई काम थोड़ी है। आप पूछिए कि उन्होंने क्या काम किया, तो उनका काम कुछ आएगा नहीं। बस वो है कि उन्होंने कुछ नारे लगाए हैं जेएनयू में रहते हुए, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। वो झूम झूम के हमें चाहिए आज़ादी। तो जो इस देश से ही अपने को आज़ादी मांग रहा हो, जो भारत की सेना को गाली दे रहा हो, उसको बिहार न कभी स्वीकार किया है, न देश कभी स्वीकार करेगा। आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस उनको जेएनयू का सुपरस्टार बताती है, भले ही आप रील और राजनीति की दुनिया के सुपरस्टार हैं। कांग्रेस के लिए देश विरोधी कार्य करने वाला तो वो सुपरस्टार है। यही तो कारण है कि आज कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। ये राहुल गांधी जी को ठेला जा रहा है, चलो चलो तुम मिट्टी लड़ लो। वो करें अच्छा, अच्छा लग रहा है कोई ढकेल रहा है, प्रियंका जी को कोई ढकेल रहा है, चलो चलो रायबरेली। ओके, नहीं नहीं, ये स्थिति क्यों हुई?
अभी तक मैं जब जब न्यूज़ देख रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों, उनके लिए जुट रहे जन सैलाब, इसके अलावा कोई दूसरा समाचार है तो राहुल जी और प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हद हो गई है। तो ये यहाँ तक आने में उनकी इसी मानसिकता का तो परिणाम है। मनोज भाई, मोदी जी के आने के बाद देश में जो नेशनलिज्म की भावना है वो बहुत लोगों में जगी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और देश प्रेम एक लोगों ने प्रायोरिटी तय की है देश धर्म को लेके, देश प्रेम को लेके, ये बात आप मानते हैं? दूसरी बात, चुनाव में आपके सामने वो व्यक्ति है कि जिसके ऊपर टैग है टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का, जिसकी छवि एंटी नेशन कही जाती है, तो इस चुनाव में कितना फ़ायदा इसको आपको मिलेगा? नहीं, जब ऐसा व्यक्ति मैदान में आपके सामने हो तो निश्चित रूप से जो होता है वो कांग्रेस में हो भी रहा है। आप दिल्ली के कांग्रेस में देख लीजिए, प्रदेश का अध्यक्ष ही इस्तीफा देके चल दिया। जिस प्रदेश से वो चुनाव लड़ने आए वो प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वो इस्तीफा दे दिए। इंदौर सूरत की भी कहानी आपने सुनी होगी, वो प्रत्याशी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें जब ऐसे कैंडिडेट को पार्टी चुनती है जो जनता की नज़रों में टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता हो, तो फिर लोग और ज़्यादा वोट देने के लिए निकलते हैं कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए थोड़ा वोटिंग और बढ़ जाती है। एक तरफ राम भक्त और दूसरी तरफ एंटी नेशन, तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, हमने राम भक्ति किसी स्कूल से नहीं सीखी है। हम तो मर्यादा के हैं, सत्य के हैं, त्यागी पुरुषों के हैं, संस्कृति के हैं। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, क्योंकि राम मर्यादा के प्रतीक है, राम सत्य और त्याग के प्रतीक हैं। अब तो बात हो रही है और वो अब तो कन्हैया कुमार जी को चाहे कोई कुछ भी वो अपने मन से जो भी कहना हो कहें। उनका पिछला चुनाव भी मैंने देखा था और ये देश के लोगों को याद रखना चाहिए कि आपको अगर देश की राजनीति में अब आना है तो आपका चरित्र देश के प्रति, महिलाओं के प्रति, संस्कृति के प्रति अब ये देश उसका खूब अच्छे से समीक्षा करता है। मनोज जी, इस चुनाव में एक खास बात यह है कि दिल्ली की राजनीति के जो दो कट्टर दुश्मन थे, जिसने कांग्रेस को खोखला कर दिया, अब वो दोनों दोस्त बन गए हैं। तो ये फैक्टर कितना आपको तंग कर रहा है? नहीं, हमको तंग नहीं कर रहा, हमको तो बड़ी प्रसन्नता दे रहा है। लेकिन जब दोनों का वोट बैंक आपस में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में अभी तक गठबंधन नहीं हुआ किसी का, पहली बार गठबंधन से आप युद्ध कर रहे हैं। भाई, ये तो गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा उजागर हो गया। अरविंद केजरीवाल जी सोचते थे हम झूठ बोल करके और लोगों के जनादेश को ले लेंगे और उसके बाद जनादेश आ गया, मतलब हमको लूटने की लाइसेंस मिल गए। तो दिल्ली की जनता ने थोड़ा दिन सोचा ये क्या हो रहा है, तो दिल्ली की जनता को लगता था नहीं, इसके साथ वाले लगता है बेईमान है, ये बड़ा अच्छा है, और इसमें निकल गए 8-9 साल आज के दिन में। और ये कहानी आज नहीं लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है आज से 2 साल पहले, जब शराब की दुकान स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने जब शराब की दुकानें खोलने की जिद पकड़ ली अरविंद केजरीवाल ने, तो दिल्ली की महिलाएं जो कभी धरना प्रदर्शन जानती नहीं थीं, वो भी सड़कों पे आईं और हमने साथ दिया उनका। यस, हम इसके खिलाफ हैं। तब इस खिलाफत के बाद लोगों को पता चला कि भाई क्यों ये स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलना चाह रहे हैं। इसलिए खोलना चाह रहे हैं क्योंकि
अरविंद केजरीवाल बहुत मोटा पैसा ले चुके हैं शराब माफियाओं से। तो फिर तो वो गाना याद आता है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, वो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मतलब आपका कहना है कि जो मजबूरी का गठबंधन है, भ्रष्टाचार उस पर भारी पड़ेगा। 100%। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार नहीं है कोई। ये सब बीजेपी वाले करा रहे हैं। जो जेल में केजरीवाल हैं, डिप्टी सीएम हैं और बाकी जो सत्येंद्र जैन हैं, ये सब लोग आपने इसलिए इनको जेल में पहुंचा दिया ताकि भाई आप लोग जीत ना सकें। तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? कहते तो यही लोग, इसमें परसेप्शन बीजेपी तो यही का क्या बनाते हैं रोल लोग। अच्छा मनोज जी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये तो जेल में जाने के बावजूद अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं। कोर्ट की आप देखिए जमानत नहीं मिल रही है। आज भी कोर्ट ने केजरीवाल जी के ऊपर टिप्पणी की, भाई सम्मन पे आप क्यों हाजिर नहीं हुए। डिप्टी सीएम की जो उनके मनीष सिसोदिया जी थे, उनकी ज़मानत आज फिर खारिज कर दी गई। तो ये क्या है मतलब? अब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अब ये कहते हैं बीजेपी जेल में डाल रही है। अरे भैया, कोर्ट बीजेपी नहीं है। बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? कल को ये भी कह देंगे भी कोर्ट भी आप लोगों ने मैनेज कर ली। हाँ, ये देखिए, इसलिए दिल्ली की जनता आज इनके ऊपर हंस रही है। आपको एक बात बताऊं, 2011 में जब नया नया अरविंद केजरीवाल जी आए थे ना, तो उन्होंने कुछ गलत काम किया था, लॉ तोड़ी थी, तो उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। नहीं, दिल्ली में, और पुलिस पहुंच चुकी थी गिरफ्तार करने। मगर दिल्ली की जनता इतनी संख्या में आ गई कि पुलिस को वहीं छोड़ना पड़ा था। आज लगभग 10 साल बाद, 12 साल बाद, वही अरविंद केजरीवाल आज वो खुलेआम पुलिस की गाड़ी से तिहाड़ जा रहे हैं और 20 आदमी नहीं आता है कि भैया हमारे नेता को रोको। सब बल्कि अंदर अंदर कह रहे हैं ये इसी लायक थे, ऐसा। अच्छा मनोज जी, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है और लोग बड़े भोले वाले होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री या कोई हो, अगर उस व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है, जैसे मान लीजिए केजरीवाल जी जेल में है, तो बेचारा हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आम आदमी पार्टी है ये सिंपैथी वेव इकट्ठी कर रही हो? नहीं, वो सिंपैथी वाला सीढ़ी पार करके जा चुके हैं वो। देखिए, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली का सांसद हूँ। आज मैं जाता हूँ गली में तो हमको 100 में 5 लोग ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे तिवारी जी, क्या गंदा पानी पिला रहे हो आप, सांसद हो यार। अब मैं गली में तो उनसे कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा भाई साहब ठीक करते हैं, भाई साहब ठीक करते हैं। लेकिन जब हम मीटिंग में होते हैं तो हम बोलते हैं, बताओ पानी वाली चाबी मेरे पास थोड़ी है। अच्छा, आपसे कोई ये नहीं पूछता कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं? कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये हवा में है, सोशल मीडिया पर है। कोई नहीं पूछता। नहीं, लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अब वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ वो जेल चला गया, वो इसी लायक था, ऐसा बोलते हैं। हम ये लाइन अपने से नहीं बोल रहे हैं। हम जब भी बोलेंगे थे बोलेंगे, था नहीं बोलेंगे। लेकिन वो दिल्ली की जनता के मन से गिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है ना, ये रोज झूठ बोलने के लिए आते हैं। ये काम नहीं हुआ तो ये दोषी है, ये काम नहीं हुआ तो वो दोषी है, ये तो आते हैं मोदी जी दोषी हैं, यहाँ बोले एलजी दोषी हैं, यहाँ बोले मनोज तिवारी दोषी हैं। अरे भैया, इससे बढ़िया छोड़ के जाओ दिल्ली, इस्तीफा दो, दिल्ली चलाएंगे जो दिल्ली के चलाने वाले हैं। आप केजरीवाल जी को बहुत सालों से जानते हैं। आप केजरीवाल जी को बहुत सालों से जानते हैं। जेल में जाने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी को पर उनको विश्वास नहीं है, या लगता है कि अगर किसी को उन्होंने अपनी कुर्सी दे दी तो दोबारा नहीं मिलेगी? उनकी मनस्थिति क्या हो रही है? वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं और पार्टियां वाले स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। झगड़ा ये है। लेकिन एक तरह से तो अघोषित सीएम वही लग रही है, जिस तरह से बयानबाजी करती है, पार्टी को हाथ में ले रखा है। बिल्कुल अघोषित सीएम है वो। अब तो शहर में पोस्टर लगा है कि ये एक नई दिल्ली में राबड़ी देवी जी आई हैं, ऐसा लोग पोस्टर बना रहे हैं। मैं तो कभी कभी हंसी आती है हमें। तो अरविंद केजरीवाल जी
वो जो उनका शीश महल है ना, राजमहल, वो उसमें कुछ राज है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है वो आदमी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं कि जब तक सुनीता केजरीवाल को नहीं बनाओगे तुम लोग, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अगर आतिशी रोड़ा बनती हैं तो कोर्ट में कहते हैं आतिशी भी शराब घोटाले में लिप्त है, इनको भी बुलाइए। ये सौरभ भारद्वाज रोड़ा बनते हैं तो कहते हैं सौरभ भारद्वाज को भी पकड़िए। और आतिशी आती हैं तो कहती हैं कि राघव चड्ढा को भी पकड़िए, दुर्गेश पाठक को भी पकड़िए। अब हमको समझ में नहीं आता है अनुराग भाई कि ये आपस में ही ये युद्ध का मतलब क्या है। ये राघव कहाँ है आजकल? अब हम भी, पूरी दिल्ली पूछ रही है कि राघव चड्ढा जी कहाँ है। आप बताओ, आंख का ऑपरेशन कराने गए, पता नहीं इतना लंबा आंख का ऑपरेशन। अब तो मेरी समझ के बाहर है, अंदाज़ा जो भी लग रहा है। अब देखो, ऐसा तभी होता है जब अपराधी को लग जाए कि हमारा जब किंग पिन ही, सरगना ही पकड़ लिया गया, तो अब मैं कैसे बचूं इसके जुगत में होंगे या क्या होगा, वट एवर द रीज़न। मैं उसमें मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक सत्ता में रह के जिन्होंने दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को दर्द देने का, दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड नहीं बनाने का जो पाप किया है, उसका फल इनको मिल रहा है। अब सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि जेल के अंदर खतरा है केजरीवाल जी को, उनको स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। शुगर वाला आपने देखा कि भाई उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? क्या वाकई जेल में खतरा है केजरीवाल जी को? जेल ही उनकी है। हाँ, आज अमित शाह ने भी बोला। आज असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई जेल तो उन्हीं के अंडर में आती है, तो पार्टी के अंदर से किसी को खतरा उनको होगा। जेल, यही मैं कहना चाहता हूँ कि सबको ये इंटरव्यू जो देख रहे हैं लोग, जेल, यही मैं कहना चाहता हूँ कि सबको ये इंटरव्यू जो देख रहे हैं लोग, जेल स्टेट के अंडर में होती है और दिल्ली की जेल भी आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर है। अब जेल मंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी का। तो उससे डर लग रहा है क्या अरविंद केजरीवाल को कि हमको कहीं कुछ दे न दे? तो जब आप अपने ही लोगों से डरने लगें, इसका मतलब कि आपका जो पाप है वो आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है। मनोज जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, आपने हमला भी किया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ना होकर वो एक जो कोई मुस्लिम पार्टी लीग का कुछ एक प्रारूप है। वो बिल्कुल सही है। देखिए, इस देश में कोई भी व्यक्ति जब कुछ अर्न करता है, अपने मेहनत से टैक्स देता है, उसकी एक बचत होती है, बैंक में रखता है, उसके घर में लोग कुछ आभूषण खरीदते हैं, स्त्री धन होते हैं, मायके से आता है। कांग्रेस का ये कहना कि हम इस देश में लोगों की प्रॉपर्टी की, बैंक बैलेंस की, गहने की जांच कराएंगे और उसको देश के माइनॉरिटीज़ में और स्पेशली मुस्लिम्स में बराबर बराबर बांट देंगे। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं, उसके पास 2 लाख रुपया है और किसी मुस्लिम के 5 बच्चे हैं, तो 5 2 7, उस 2 लाख को 7 भाग में बराबर बराबर बांटेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि बैंक विल इंश्योर कि देयर शुड बी इक्वल क्रेडिट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अब आप अनुराग चड्ढा जी, आप स्वयं सोचिए कि आप मेहनत करके, ये कैमरामैन मेहनत करके, ये लोग कुछ अर्न करते हैं और एक सरकार कहे कि नहीं, इसको हम मुसलमानों में बराबर बराबर बांट देंगे। क्योंकि तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कांग्रेस को, इस तरह का घोषणा पत्र बना के लाई तो आपको तो फायदा होगा। नहीं, लेकिन मैं तो उनकी सोच, अगर वो ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, लेकिन क्या मुद्दा लेके जाएंगे आप जनता के बीच में? ठीक है, कई बार ये लोग क्या करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए एक खास वर्ग को तो बता देंगे, बाकी क्या करें, नहीं हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के दिया गया है जी, हम ये नहीं कहना चाहते, वो तब तक सेम पित्रोदा बोल देते हैं।
वो दिखा देते हैं विरासत का 45% 55%। कर्नाटक में आपने देखा कि ओबीसी जातियों का जो कोटा था वो खत्म करके मुस्लिम शामिल कर दिया उसमें। ओबीसी के नाम पे ओबीसी का कोटा मुस्लिम्स को दे रहे हैं और ये शुरू कर दिया है। इसलिए जो भी इंटरव्यू को सुनेगा, हम यहाँ कोई रैली को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बट आपने पूछा ना, मैं हैरान हूँ। और तब आती है बात कि ये कोई कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट कांग्रेस के ये एक्सीडेंटली नहीं बने हैं। ये उनकी सोच है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस मैनिफेस्टो में भी टुकड़े टुकड़े करने की बात है, गृह युद्ध कराने की बात है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी बोलता हूं कि अब तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही, दे दिए होते अपनी तरफ से। प्रियंका जी आएंगी, कहेंगी मेरी माँ ने मंगलसूत्र दे दिया। अरे आपकी माँ क्रिश्चियन है, वो उनको मंगलसूत्र नहीं रखना होता है। कृपया विवाद न बढ़ाएं। लेकिन शादी तो उन्होंने हिंदू से की थी। अरे भाई, तो भी मंगलसूत्र उनके उसमें थोड़ी है। अब ये बहस जाएगी ना कि वो हिंदू की क्रिश्चियन की मुसलमान, ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते। लेकिन कांग्रेस के बहुत नेताओं ने कहा कि मंगलसूत्र का अगर जिक्र हो उसमें या सोने का जिक्र हो तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। शायद उन्होंने मैनिफेस्टो ढंग से पढ़ा नहीं होगा या तो। हमारे पास तो मैनिफेस्टो पूरा पन्ने का पन्ना निकाल करके रखे हुए हम लोग। यही बात है ना कि कौन है जो कांग्रेस को इस तरह की सोच रखने के लिए देता है, पहला सवाल। और नहीं तो कांग्रेस की, मैं थोड़ा सा हार्श लाइन बोलना चाहता हूँ, फिर कांग्रेस के ओरिजिन के तरफ जाना पड़ेगा कि कौन है संस्थापक कांग्रेस का। वो कोई देश का आदमी नहीं है। A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। तो जो अंग्रेज ने जब पार्टी की स्थापना की है, जहां ये होता है कि पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोटों से चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा और सरदार पटेल चुन के भी अनचुने हो जाते हैं, तो उस पार्टी से आज अपेक्षा क्या कर सकते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट दो, देश के टुकड़े टुकड़े करो, देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश करो। इसलिए मैं देश के हिंदू मुसलमान दोनों से बोलूँगा कि इन लोगों के झांसे में आना मत, ये आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं। मनोज जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर और टीवी पे आप भी खबर सुन के बोर हो चुके होंगे कि भाई राहुल गांधी अब नॉमिनेशन करेंगे, प्रियंका गांधी अब रायबरेली जाएंगी। क्या आपको लगता है कि दोनों हिम्मत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश जाने की? नहीं, हमने कहा ना कि हमको सब सुन के लगता है ना कि इन लोगों को कोई कुआं में ढकेलने की कोशिश कर रहा है और इनका अंदर का सजगता जग गया, नहीं कूदेंगे नहीं, वरना स्मृति बहुत बुरी तरह दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, स्मृति बहन हमारी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इनको हिम्मत रह गई है। मनोज जी, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे बॉलीवुड में 3 खान हैं जो बड़े फेमस हैं, ऐसे ही राजनीति और भोजपुरी में आप 3 लोग हैं, आप, रवि किशन और निरहुआ, और तीनों ही आप बीजेपी के सांसद हैं। तो आप तीनों का प्लान क्या है भोजपुरी को लेकर और अपने एरिया को लेकर, और क्या विशेष करेंगे आप कि और ज़्यादा आप लोगों का नाम चमके? एक संयुक्त प्लान जानना चाहूँगा आप लोगों का। हम लोग बैठते हैं साथ में, हम रवि किशन जी, दिनेश लाल जी और भी बहुत सारे सितारे हमारे भोजपुरी में आने वाले हैं। पवन सिंह जी को भी टिकट दिया गया था, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मेरा मानना है ना कि हम ये सिद्ध करने में लगे हैं कि ऐसे ही बिहार लोकतंत्र का जनक नहीं है। वो हम लोग 526 ईस्वी पूर्व लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, हम उस माटी के रहने वाले हैं। हम तीनों ये सोच के आए हैं कि सिर्फ भोजपुरी सोच के नहीं,
इस देश की हर संस्कृति को सजाना है, विकास भी हो, विरासत भी हो। अगर ऐसा मोदी जी सोचते हैं तो उन मोदी जी के हर चलाई हुई योजना को हम जमीन तक पहुंचाने के लिए सारी शक्ति लगा देंगे। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की बात चल रही थी कुछ, उसको लेके कितना आप लोगों ने अब तक काम किया? देखिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जो लियावे के सवाल बाटे, ओकरा पर हमनी के बहिनों बहुत प्रयासरत बानी जा और चाहतनी जा कि जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन हमनी के जब ही पता चलत बा कि देश के 38 गो भाषा भोजपुरी जैसन 8वीं अनुसूची में आवे खातिर प्रयासरत बाड़ी सन, तो ओ समय यह देश भाव में हमनी के सांसद बनी जा, तब हमनी के सोचे के पड़ता कि भाई औरों लोगन के भाषा 38 गो भाषा अगर नहीं खे, वो लोग चाहत अटे, राजस्थानी नहीं खे, कई अपनी जो एक गोरखा लैंड के भाषा, तो 38 भाषा, ब्रज भाषा, वो जो हमनी के बॉर्डर पे लद्दाख में बोलल जाला भोटी भाषा, तो ये सब भाषाएं वो भी आने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग एक बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं, जो हमने गृह मंत्रालय के साथ संपर्क में हूँ कि वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब भोजपुरी पूरी 38 भाषाओं के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगी। मनोज जी, एक सवाल दिल्ली को लेकर और है मेरा कि दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अभी नहीं करना चाहता हूँ। चुनाव है, पता नहीं मेरी किस बात को लोग किस तरह से लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से एक बहुत घिनौना बदला चुका रहे हैं। आज दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर में जाइए, बहुत बुरा हाल है, और वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली को उनके जो लोग हैं वो चला भी नहीं पा रहे हैं। सब लोग अभी भी लूट खसोट में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस समय संवैधानिक संकट आया हुआ है, देखते हैं कैसे निदान निकलता है। दिल्ली के भ्रष्टाचार पर और चुनाव पर कुछ आपने 2 बोल लिखे हैं, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कुछ? अभी नहीं लिखा, बहुत दुखी हूँ ना। दुखी होता है आदमी तो बहुत गीत नहीं निकलते हैं। तो मोदी जी को लेकर तो खुश होंगे, उनको लेकर कुछ? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, मैंने कहा ना, 2 चाबी है, एक देश की एक राज्य की। जहाँ जहाँ डबल इंजन है, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, भजन लाल शर्मा, मोदी जी, आपके मोहन यादव, तो ऐसे जगह पे हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। इसलिए मैं लोगों से बोलता रहता हूँ। कविता एक बनाया हमने कि भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, और 5 साल और हमें मोदी की ज़रूरत है, फिर से एक बार हमें मोदी की ज़रूरत है। जहाँ तक मनोज भाई की बात है, भले ही ये बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की थी। याद है मनोज जी, योगी जी के सामने चुनाव लड़े थे आप? जी, अच्छी तरह याद है। और आज के समय में बीजेपी में इतना रम चुके हैं कि आज ये सबके ख़ास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो चुनाव का मुद्दा है, जो कन्हैया के सामने है, कांग्रेस लोग कहते हैं कि वो बाहरी हैं, ये भी बाहरी हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में मनोज जी बस चुके हैं। और मनोज जी ने हमसे बिल्कुल खुलकर बात की, बेबाक बात की, हर सवालों का जवाब दिया। उनका ये कहना है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। दिल्ली में जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो भ्रष्टाचार से है और कांग्रेस के मुस्लिमवाद से है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 से बात करने।